हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका केमिकल गुरु अभिजीत श्रीवास्तव। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने ब्यूना एन, ब्यूना एस, ग्लिप्टल के बारे में देखा था, साथ ही पीपी, पीएमएमए के बारे में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं टेरिलीन के बारे में कि टेरिलीन क्या है, कैसे पॉलीमराइज्ड होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेरिलीन, देखो टेरिलीन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम डेक्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्रॉन। तो याद रखना कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डेक्रॉन। अब ये है क्या? डेक्रॉन है क्या या टेरिलीन है क्या? तो लिखते हैं इसके बारे में। लिखो, इट इज अ कंडेंसेशन, इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ ethylene glycol, ethylene glycol and terephthalic acid। अगर आप पूछा जाए कि डेक्रॉन है क्या या टेरिलीन है क्या, तो ये किस तरह का पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब यहाँ से कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? रिमूव होंगे। और ये किस मोनोमर से मिलकर बना है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल और साथ में टेरेपथैलिक। अगर मैं आपको ग्लिप्टल याद दिलाऊं, तो ग्लिप्टल में भी हमने क्या यूज किया था? एथिलीन ग्लाइकॉल यूज किया था। और यहाँ पर टेरे को हटा दो तो ग्लिप्टल में हमने फैलिक एसिड का यूज किया था। तो देखो, एक मोनोमर तो वही है एथिलीन ग्लाइकॉल, और इसमें एक टेरे वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। उससे पहले ध्यान ये रखना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का, उसको लिखने के लिए आपको इन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एथिलीन ग्लाइकॉल हमने अभी लास्ट क्लास में भी देखा था, तो आपको याद होगा। तो क्या हो जाएगा? CH2 यहाँ पे OH और यहाँ पर OH। ये हो गया आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब आपको टेरेप्थैलिक याद करना है। तो टेरेप्थैलिक, पहले आप थैलिक याद करो। थैलिक में क्या था? एक बेंजीन रिंग था। ठीक है, एक बेंजीन रिंग था और इसके दोनों एकदम अगल बगल क्या थे? COOH ग्रुप था, इधर भी COOH ग्रुप था। ठीक है, तो ये किसका था? पैथेलिक एसिड का था। लेकिन अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो COOH का पोजीशन है इसको चेंज कर देना है। कहाँ? यहाँ लगा दो और एक दूसरे के अपोजिट लगा दो। तो यही बन गया आपका फॉर्मूला। वही होगा, केमिकल फॉर्मूला वो सब कुछ वही होगा, बस हमने क्या किया? पोजीशन चेंज किया है। और पोजीशन चेंज करने से हमें क्या मिल गया? टेरेपथैलिक एसिड मिल गया। ठीक है, तो बस आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पैथेलिक की अगर याद है तो टेरेपथैलिक अपने आप याद हो जाएगा। बस ध्यान रखना, पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बस आपको आप क्या करा देना है? पॉलीमराइजेशन करा देना है, बस काम खत्म। तो अब पॉलीमराइजेशन कैसे कराओगे? तो पॉलीमराइजेशन भी बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे हमने ग्लिप्टल में देखा था। क्या देखा था ग्लिप्टल में? कि यहाँ से हम क्या करते थे? इसके H को रिमूव करते थे, इसके H को रिमूव करते थे, और यहाँ से इसके OH और इसके OH को रिमूव करते थे। चलिए, हो जाएगा। लेकिन ध्यान यहाँ ये देना है, यहाँ क्या कराओगे? पॉलीमराइजेशन कराओगे। तो अगर हमने पॉलीमराइजेशन कराया तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो टेम्परेचर होना चाहिए, इट शुड बी 420 to 460 केल्विन। ये जो टेम्परेचर है वो इतना रिक्वायर्ड है कि इतने की टेम्परेचर के बीच में आपका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक, यहाँ पे अगर कैटलिस्ट की बात करोगे, कैटलिस्ट की बात करोगे तो कैटलिस्ट आपके ध्यान रखना है, कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट आपको याद रखना है क्या? तो यहाँ पे जिंक एसीटेट, इसमें हम क्या यूज करते हैं? ये होता है एसीटेट ग्रुप, और जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 2, इसकी वैलेंसी 1, तो इधर आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जिंक एसीटेट। अभी मैं नाम भी लिख दूंगा, लिख ही देता हूँ। ये हो गया जिंक एसीटेट।
ये क्या है, जिंक एसीटेट प्लस। इसके साथ एक और कैटलिस्ट की तरह में यूज होता है, उसको बोलते हैं हम Sb2O3। ये है आपका एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड, एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होंगे ये इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर आपका कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 420 से लेके 460 के बीच में। और जो कैटलिस्ट होना चाहिए वो आपका जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। मैंने दोनों का फॉर्मूला भी लिख दिया है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको सिर्फ क्या करना है, पॉलीमराइजेशन कराना है। तो इधर तो जगह बचा नहीं, चलो नीचे लिख देते हैं। यहाँ पॉलीमराइजेशन करने के बाद तो सिंपल क्या करो, देखो हटा दो और इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ। इसको मैंने ऐसे लिख दिया डबल बॉन्ड OH, और इसको भी मैंने थोड़ा चेंज करके लिख दिया डबल बॉन्ड OH। और हमें पता है यहाँ से क्या होगा, OH रिमूव होने वाला है। तो OH रिमूव होगा तो यहाँ से क्या मिल सकता हूँ, -NH2। क्या कंडेंसेशन में यही तो होता था कि सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिमूव होंगे। तो N मॉलिक्यूल्स वाटर के क्या होंगे, ये OH इस OH H के साथ मिलके, ये OH इस H के साथ मिलके वाटर बना के N मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा। और हमने इन दोनों के भी N मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। अब जो बचता है उसको लिख दो, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। यहाँ से क्या बचा, O, यहाँ से बचा O के बाद CH2 के बाद फिर अगेन CH2, उसके बाद फिर O, ठीक है, ये वाला O। और ये O जो H यहाँ से H निकला है वो बॉन्ड फ्री हुआ, तो ये बॉन्ड जो है वो इस C के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो इससे कौन जुड़ा होगा, C। इस C से कौन जुड़ा है, डबल बॉन्ड O, और फिर इससे बेंजीन, तो बेंजीन बना दो, ठीक है, बेंजीन बन गया। और बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है, C, डबल बॉन्ड O, और ये जो बॉन्ड फ्री हुआ वो फ्री बॉन्ड है। और यही क्या होंगे, आपके कई टाइम्स रिपीट होंगे, इसलिए n टाइम्स लिख दिया। यही आपके क्या हो गए, टेरिलीन हो गए, या इसी को डेक्रॉन बोलो। तो ये क्या हो गया, टेरिलीन का पॉलीमर हो गया। तो कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक ग्लिप्टल। अगर आपको याद आ रहा है तो ग्लिप्टल जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है, बस यहाँ पोजीशन चेंज हुए हैं। और टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे थोड़ा आपको याद रखना है कि कौन कौन से कैटलिस्ट और टेम्परेचर क्या था, ये आपका कहाँ कहाँ यूज हो रहा था, ठीक है। अब अगर इसकी यूजेस की बात कर लें कि टेरिलीन यूज कहाँ होगा, देखो टेरिलीन की जो यूजेस हैं वो सबसे पहला तो ये क्लॉथ्स बनाने के काम आता है, जो आप कपड़े पहनते हो उनके बनाने में काम आता है। दूसरा ये एप्रॉन बनाने का काम आता है। अब एप्रॉन क्या है, एप्रॉन्स बनाने में काम आता है। एप्रॉन्स क्या है, एप्रॉन्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए एप्रॉन्स बनाए जाते हैं उनमें ये यूज होता है। एप्रॉन्स क्या होता है, अगर आप टीवी वगैरह में या कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे देखो तो अगर इंडस्ट्री के अंदर के आप देखोगे तो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो एक तरह का सूट पहने होते हैं, एक तरह का कपड़े पहने होते हैं जो डिफरेंट होता है बाकी क्लॉथ से, फॉर सेफ्टी पर्पज। तो वो सेफ्टी पर्पज के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एप्रॉन्स बोलते हैं, जो हम कवर करते हैं। जैसे हम कपड़े पहने हैं, इसके ऊपर से हमने फॉर सेफ्टी पर्पज, अगर हम इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो फॉर सेफ्टी पर्पज हमने क्या कर लिया, ऊपर से एक और कपड़ा डाल दिया, तो वो जो कपड़ा होता है फॉर सेफ्टी पर्पज, उसी को आप क्या बोलते हो, एप्रॉन बोलते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये टेरिलीन का पॉलीमराइजेशन, ये सारी चीजें कैसे पॉलीमराइज, फॉर्मूला वगैरह और यहाँ पर इसका यूजेज आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम लिखने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं। देखो, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसको आप बनाते हो और उसको डिकम्पोज किया जा सके, सीधा सा मतलब बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोज कर दो। जैसे आप देखते हो प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको आप मतलब जमीन में गाड़ दो, जला दो या पानी में डाल दो, वो नष्ट नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। और अगर ऐसे चीज़ें आप छोड़ दोगे नेचर में तो वो नेचर के लिए क्या होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं,
नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है। और इसी वजह से आप देखते हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं या बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया के, वो प्लास्टिक्स को क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, क्योंकि वो डिकम्पोजेबल नहीं होता है, ठीक है, और उससे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैलता है। तो अब हम ऐसे पॉलीथीन्स पे काम कर रहे हैं जो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जिनको हम डिकम्पोज ईजिली कर सकते हैं, उन पर काम चल रहा है और उन पे प्रोडक्शन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, ताकि जो पॉल्यूशन फैल रहा है, जो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीथीन्स हैं या पॉलीमर्स हैं, उनकी वजह से जो नुकसान पहुंच रहा है नेचर को, एनिमल्स को, वो रोका जा सके, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन्स या पॉलीमर्स क्या है। देखो, तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा यूज जो हो रहा है वो है आपका एलिफैटिक पॉलिस्टर। जो एलिफैटिक पॉलिस्टर है ये क्या है, टोटली बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। क्या है, बायोडिग्रेडेबल। क्यों? क्योंकि ये जो आपको एलिफैटिक पॉलिस्टर देखने को मिल रहा है, तो ये एलिफैटिक मिलता कहाँ से है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि एलिफैटिक मिलेगा कहाँ से। तो एलिफैटिक जो आपका है वो मिलता है आपका बाय नेचर, किसी आप प्लांट में पा जाओगे या ह्यूमन बीइंग में पा जाओगे। ह्यूमन बीइंग कहाँ पाओगे, जैसे प्रोटीन्स वगैरह हुआ, ठीक है, फैट्स वगैरह में आप देख लोगे, तो यहाँ पर आपके क्या मिल जाते हैं, ये एलिफैटिक मिल जाते हैं। तो हम उन्हीं एलिफैटिक को सिंथेसाइज करके, आपको बताया था ना सिंथेटिक क्या करके, कि थोड़ा सा आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला के आप क्या कर सकते हो, पॉलीमर बना सकते हो। तो बाय इम्प्रूवमेंट करके उसको क्या कर दिया आपने, एक पॉलीमर बनाया, और वो जो पॉलीमर फिर बना वो कैसा था, बायोडिग्रेडेबल, मतलब आसानी से आप उसको डिकम्पोज कर सकते थे। तो चलो देखते हैं कि एलिफैटिक पॉलिस्टर क्या है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिखो, आप भी लिखो, इट इज कोपॉलीमर ऑफ 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। दोनों में 3-हाइड्रोक्सी है, एक में आपका क्या यूज रहा है, ब्यूटेनोइक एसिड, और एक में आपका क्या यूज रहा है, पेंटेनोइक एसिड। इन्हीं दोनों के पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाता है, एलिफैटिक पॉलिस्टर बन जाता है। तो आप पहले तो फॉर्मूला लिखो, ब्यूटेनोइक एसिड है और यहाँ पे क्या है, 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है। फॉर्मूला लिखिए, ब्यूटेनोइक है तो क्या 4 कार्बन हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। और ओइक का मतलब क्या होता है, इसके आगे COOH लगा होगा, चाहे आप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, ठीक है, कोई इधर लगा सकते हो। इधर लगाओगे तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी, तो ये तीसरे नंबर कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी का मतलब क्या, OH, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 3 पर हमने हाइड्रोक्सी लगा दिया। ये चीज अगर इधर लगाते हैं तो यहाँ से काउंटिंग होती 1 2 3, तब OH यहाँ लगता है। तो आप इधर से भी लगाओ, आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, OH को अरेंज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 3-हाइड्रोक्सी पेंटोनिक बनाना है, तो पेंटोनिक में 5 कार्बन हो जाएंगे, एक और कार्बन बढ़ जाएगा, तो 5 हमने ले लिया और यहाँ लगा दिया COOH, तो 1 2 3 4 5, तो 3 पे हाइड्रोक्सी है मतलब OH। तो ये हो गया आपका 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब आपको क्या कर दो, इसका पॉलीमराइजेशन करा दो, ठीक है, पॉलीमराइजेशन कर दो, यहाँ आपको हीट देना होगा, ठीक है। और ये भी एक तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज ऑल्सो कंडेंसेशन पॉलीमर, एक तरह का क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन का मतलब यहाँ से आपका क्या होगा, कुछ चीजें रिमूव होंगी तो क्या निकलेगा, -N मॉलिक्यूल्स ऑफ
वो H2O के रिमूव होंगे। तो हमने यहाँ N मॉलिक्यूल्स यूज किए, यहाँ पर भी हमने N मॉलिक्यूल्स यूज किया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपल सा इसका क्या पॉलिमराइजेशन कराना है। आपको क्या करना है कि जो छोटा वाला है, जैसे ब्यूटेन छोटा है पेंटेन से, उसका क्या आपको करना है, H बाहर निकालना है, उससे आपको क्या निकालना है, H। और जो बड़ा वाला है उससे आपको क्या निकालना है, OH निकालना है। यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH। ठीक है, तो यहाँ से हमने H निकाला और यहाँ से OH निकाला, बस दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, बन गया आपका पॉलीमर। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ नीचे लिखता हूँ। तो यहाँ से निकल गया, तो ये बॉन्ड फ्री हुआ, तो इस बॉन्ड को मैंने ऐसे लिखा, ये रहा O। ठीक है, उससे कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक C जुड़ा हुआ है, तो मैंने उसी को यहाँ लिखा। फिर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, फिर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, ये कार्बन इससे और इससे फिर 2 O जुड़े हुए हैं, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक O यहाँ पे। क्लियर है। अब ये O यहाँ जो बॉन्ड देखो, ये O वहीं जुड़ेगा, वहीं अटैक करेगा जहाँ बॉन्ड फ्री हुआ है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे फ्री नहीं है, यहाँ फ्री नहीं है, फ्री कहाँ पे, इस थर्ड वाले कार्बन पे। तो ये O थर्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये थर्ड वाला कार्बन है और इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, और फिर ये कार्बन आगे कार्बन जुड़ा है और फिर ये कार्बन इस कार्बन से, और यहाँ पे एक O और एक जो यहाँ से OH निकला है वो बॉन्ड फ्री हो गया। ये बन गया आपका क्या, पॉलीमर N टाइम्स। यही आपका क्या है, एलिफैटिक पॉलीमर, पॉलिस्टर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक साइड से HH निकाला और एक साइड से OH निकाला और अटैक वहीं कराया। एक बॉन्ड जो फ्री हुआ उसको यहाँ लिखा। यहाँ से जो अटैक हुआ ऑक्सीजन का, ये अटैक सारे कार्बन पे नहीं हो सकता है, ये अटैक वहीं होगा जहाँ से बॉन्ड फ्री हो रहा है। ठीक है, तो ये अटैक हुआ यहाँ पर इस कार्बन पे, और ये जो बॉन्ड फ्री हुआ था वो फ्री होके आगे चेन फॉर्मेशन में चला जाएगा और यही बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो यही आपका क्या हो गया, एलिफैटिक पॉलिस्टर बन गया। ठीक है, अब अगर इसकी यूजेस की बात कर लो, इसके यूजेस की बात करो तो इसके यूजेस बहुत सिंपल हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये इट इज वाइडली यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी एप्लीकेशंस। ये सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, ड्रग डिलीवरी आपका एप्लीकेशंस में। ड्रग डिलीवरी का मतलब क्या है, जो मेडिसिन्स होते हैं, ड्रग्स का मतलब क्या, मेडिसिन्स। तो जो मेडिसिन्स के पैकेट्स होते हैं, जो रैपर्स होते हैं, वो आप देखते हो कि प्लास्टिक जैसा ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडिसिन्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके जो पॉली बैग्स होते हैं या फिर जो उसके रैपर्स होते हैं, वो आपके अगर मान लो डिकम्पोज ना हो तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो उसके जो रैपर्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, एलिफैटिक पॉलिस्टर से, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिग्रेडेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये एलिफैटिक समझ में आया होगा। और ये एक तरह का क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, पॉलिस्टर है, पॉलीमर है। अब हम आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आज की वीडियो ख़त्म करने के साथ ही आपका ये जो पॉलीमर चैप्टर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर ईजिली मिल जाएंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोग बता देता हूँ। जैसे मुझे कल कमेंट में मैसेज आया था कि सर हेटेरोलिटिक मैनर में डिफ्यूज़न और होमोलिटिक मैनर डिफ्यूज़न कैसे होता है, तो मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तो देखो, जाते जाते मैं आपको वो बता देता हूँ कि कब कब कैसे कैसे देख क्या क्या कर सकते हो, होमोलिटिक मैनर में तोड़ सकते हो और कब हेटेरोलिटिक मैनर में तोड़ सकते हो। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि 2 तरह के फ्यूजन होते हैं, एक होमोलिटिक होता है और एक हेटेरोलिटिक होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग या डिफ्यूजन बोलो आप। ठीक है, होमोलिटिक डिफ्यूजन के लिए जरूरी क्या था, सनलाइट का प्रेजेंस होना, सनलाइट रिक्वायर्ड है।
और सनलाइट के साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था वो या तो जीरो हो या बहुत ही कम हो, वेरी मिनिमम। ये दो चीजें रिक्वायर्ड थी। सनलाइट का प्रेजेंस ये तो जरूरी है बिल्कुल ही, और दूसरा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो हो या फिर मिनिमम हो। तो उस केस में आपका क्या होता था, होमोलिटिक फिजन होता था। ठीक है। हेट्रोलिटिक के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हेट्रोलिटिक के लिए आपको सनलाइट नहीं, आप हीट दे दो। ठीक है। और हीट ज्यादा चाहिए, सनलाइट में हीट लिमिटेड होता है। ठीक है। यहाँ पे हीट ज्यादा चाहिए, और यहाँ जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए एंड मैक्सिमम होना चाहिए। ज्यादा हो तो और बेटर है। ठीक है। लेकिन 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 ध्यान ये रखना कि ये तो इन दोनों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो आपका होमोलिटिक फ्यूजन है ये बाहर के कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है। ये जो होमोलिटिक फ्यूजन है वो कहाँ पर डिपेंड करता है, सनलाइट पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ ये कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो उसको फ्री रेडिकल कराने को मजबूर कर देते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं कि होना चाहिए फ्री रेडिकल, लेकिन उस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये हेट्रोलिटिक मैनर में चला जाता है। तो ये दोनों ही आपके कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे हमने देखा था कि जो क्लोरीनेशन था, हमने 11th में देखा है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन जो था वो CH4 था, वो क्या करते थे, Cl2 से रिएक्शन करते थे, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट बोला जा रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो वहाँ पे क्या आपने देखा था कि जो CH4 के जो ऐसे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये सारे बॉन्ड्स क्या है, होमोलिटिकली मैनर में टूट रहे थे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो कुछ ऐसा बनता चला जा रहा था। जैसे मान लो पहले मैंने एक बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ CH3, तो एक फ्री रेडिकल ये बना और दूसरा फ्री रेडिकल ये बना। ठीक है। यहाँ पे जो Cl2 था, अब Cl2 कैसा है, डिफरेंस जीरो है, तो दोनों होमोलिटिकली टूटेंगे, तो ये बनेगा Cl रेडिकल, दो मॉलिक्यूल। तो ये जो रिएक्शन था फ्री रेडिकल हो रहा था। रीजन क्या था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जीरो था, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होता, मिनिमम होता है, और सनलाइट के प्रेजेंस है तो वो उन दोनों को फोर्स कर रही थी क्या करें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रखें। ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसे अभी हमने पॉलीमराइजेशन में देखा कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस था, फिर भी ये कैसे टूट गया, होमोलिटिक मैनर में टूट गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने कुछ ऐसा चीज लिखा, ठीक है, हमने ऐसा चीज लिखा, और ऐसा चीज लिखने के बाद हमें पता, हम जैसे इसको इस डायरेक्शन में तोड़ दिए, हम इसको यहाँ पे होमोलिटिक मैनर में नहीं तोड़ सकते, जबकि हम कि यहाँ डिफरेंस दोनों का क्या है, जीरो है। हमें जो सराउंडिंग इनसे जुड़े हुए हैं हमें उन पर भी फोकस करना होता है। तो जो सराउंडिंग जैसा एक्ट करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ तोड़ते हैं। तो सराउंडिंग देखो कैसा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा, जिस साइड में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस डायरेक्शन में वो टूट जाएगा, और पूरा टूटेगा किस मैनर में टूटेगा, हेट्रोलिटिक मैनर में। तो हेट्रोलिटिक मैनर में पूरा का पूरा जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो तो वो कोई एक ले लेता है और दूसरे वाले का भी छीन लेता है, जबकि होमोलिटिक में दोनों को जो भी शेड था वो एक उसको मिल जाता है, एक उसको मिल जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि होमोलिटिक मैनर में कब तोड़ोगे और हेट्रोलिटिक मैनर में। तो मेरा कहने का मतलब यही बस है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल हो गया, लेकिन यहाँ पर भी फ्री रेडिकल होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग्स एटम उसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, किस टाइप के जुड़े हैं, विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है, कैसे हैं, या सिंपल है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमको कभी कभी चलना पड़ता है, या कभी कभी कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिनकी वजह से फ्री रेडिकल करने को मजबूर हो जाते हो, या फिर कभी कभी फ्री रेडिकल होने के बावजूद भी वो कैसा हो जाता है, हेट्रोलिटिक मैनर में होता है। तो वो किसके वजह में, कैटलिस्ट की वजह में। तो आई होप आपको ये सारा जो क्वेश्चन जिसने भी किया था कि होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक मैनर कैसे टूटता है,
तो आई होप उसको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। पॉलीमर आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा पॉलीमर से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें केमिकल गुरु चैनल। थैंक यू।